फ्रेंचाइजी बंद होता है तो ब्रांड का नाम खराब होता है और फ्रेंचाइजी का भी फाइनेंशियली लॉस ही होता है True. अल्टीमेटली। तो वो दोनों चीजों को बैलेंस करके हम लोग कैसे आगे जा सकते हैं। जब 2014 में हम लोगों ने प्लांट स्टार्ट किया था पुणे में, लेकिन वो आई गेस बिल्डिंग का कुछ इशू था एंड सडनली वो बिल्डिंग कोलैप्स हो गई। चैलेंजेस तो डे फर्स्ट से ही हम लोग फेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बिना चैलेंजेस कोई अचीवमेंट नहीं होता है। एज आज तक हम लोगों के 70+ आउटलेट्स है, मतलब कोई हमारा फ्रेंचाइजी नाराज नहीं है, अच्छे से बिजनेस कर रहा है। जो सेंट्रलाइज यूएसपी होता है ब्रांड का, वो सारे आउटलेट्स पे टेस्ट एक होना चाहिए। फ्रेंचाइजी लेने के लिए सारी चीजें जो इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन जिसको भी बिजनेस करना है उसको मैं सजेस्ट कराऊंगा कि जो भी उसका प्लान है, आज अगर हम फूड इंडस्ट्री की बात करें तो फूड इंडस्ट्री में जाना हर कोई चाहता है। हर किसी को ऐसा है कि यार मुझे खुद का कुछ ब्रांड चालू करना है, खुद का कुछ कैफे चालू करना है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि आज इंडिया में 90% से ज्यादा कैफे अपने पहले साल में बंद हो जाते हैं। बहुत सारे रीजन होते हैं कैफे बंद होने के, लेकिन आज इसी के बारे में मैं जब रिसर्च कर रहा था कि क्यों ऐसा होता है, तो मुझे एक बहुत ही अच्छे पर्सन मिले, गजेंद्र जी। उन्होंने अपना एक ब्रांड चालू किया है, कैफे चोको क्रेज। उन्होंने ये चीज पे बहुत ही ज्यादा रिसर्च किया। आज पूरे इंडिया में उनके फ्रेंचाइजीज, उनके आउटलेट्स हैं, और आज इसी के बारे में हम उनसे बात करने वाले हैं कि क्या क्या ऐसे चैलेंजेस आते हैं एक फ्रेंचाइजी या एक कैफे ओनर को, और किस तरीके से वो अपने कैफे को पूरे इंडिया में एक्सपांड कर सकते हैं। तो चलो मिलते हैं गजेंद्र सर से। वेलकम वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सर। बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत सुना है आपके ब्रांड के बारे में। आज जब मुंबई में स्पेशली हम पूना से मुंबई जब भी ट्रैवल करते हैं तो बहुत सारी जगह पर वो थिक शेक्स की तारीफ होती रहती है। मुझे जितने भी रिलेटिव्स को मैं बोलता हूँ कि भाई क्या टेस्ट करना चाहिए, तो पहले तो यही आता है कि भाई आप थिक शेक ट्राई करो, मिल्क शेक ट्राई करो। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये थिक शेक्स, मिल्क शेक्स, ये इंडस्ट्री में आप क्यों आए? मतलब इस इंडस्ट्री में ऐसा क्या है कि आपने स्टार्ट करके इतना बड़ा ब्रांड बना दिया? तो देखिए सर, मैं जब एजुकेशन के लिए एमबीए के लिए पुणे में आया था, मैं खुद भी वो प्रोडक्ट कंटिन्यू खाता था और बहुत सारी भीड़ थी, उसका एक ओह, अलग ही क्रेज था और अभी तक वो क्रेज मेंटेन है। दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि ये इंडस्ट्री अच्छी रहेगी, हाँ इसलिए हाँ मैंने ये हाँ। प्लान किया कि इसमें बिजनेस हो सकता है। मतलब ये पहले भी वहां पर पुणे में मिलता था? पुणे में मिलता था और ओके। बहुत मतलब अच्छा क्राउड था वहाँ पे और बहुत भीड़ लगी रहती थी। वहाँ पे बहुत लोग कंटिन्यू खाने के लिए आते थे। ऐसा क्या स्पेशल होता है सर ये थिक शेक्स में? तो एक चॉकलेट बेस्ड थिक शेक्स आता है, मैं आपको डेफिनेटली कभी खिलाऊंगा, आप पुणे में आइए अभी तो विजिट क्रेज, करिए। हाँ वो मुझे मुझे डेफिनेटली, और जान। उसी बेस पे हम लोगों का ब्रांड नेम भी उसको रिलेट करते हुए रखा है। अच्छा, हाँ हाँ, कैफे हाँ, क्रेज या एक चॉकलेट का थिक शेक है, इट्स यूनिक एंड चॉकलेट का टेस्ट काफी अच्छा टेम्प्ट करता है उसमें, और हम लोग उसको सुपर। चॉकलेट क्रश डाल के हम लोग उसको सर्व करते हैं। तो अच्छा सर, पहले भी पुणे में मिलता था ये प्रोडक्ट? हाँ, मिलता था सर, मैं खुद भी वो प्रोडक्ट का कंज्यूमर रहा हूँ बहुत दिनों तक, लेकिन वहाँ कंसिस्टेंसी में इश्यू आते थे और ओनर फ्रस्ट्रेट होके, मतलब उसको डिपेंडेंसी थी। करेक्ट। वो प्रोडक्ट खुद नहीं बनाता था, तो हम्म एक के पास से एक प्रोडक्ट रॉ मटेरियल, दूसरे के पास से रॉ मटेरियल, तीसरे के पास से प्रोक्योरमेंट था। तो उस वजह से वो कंसिस्टेंट नहीं कर पाया और उसने फ्रस्ट्रेट होके वो कैफे बंद कर दिया। ओ। तो वहां पे मेरे को अपॉर्चुनिटी लगी कि इसको प्रॉपरली स्टडी करके ये बिजनेस हो सकता है, और लेकिन वो प्रॉपर ट्रैक में अगर लेके जाए तो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, क्योंकि कैफे बंद होने का मेरे ख्याल से रीजन वही होगा कि कैफे ओनर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आता होगा। जैसे आपने बताया कि वो बहुत सारी जगह से मटेरियल लेना भी, क्वालिटी मेंटेन करना भी, आप जैसे बता रहे थे कि टेस्ट भी वहां पर प्रॉपर मेंटेन नहीं हो रहे थे। तो आपने ये चीज को कैसे समझा? मतलब थोड़ा डिटेल में अगर मैं जानना चाहूँ कि क्या और क्या क्या चीजें आपने नोटिस की कि एक अच्छे सक्सेसफुल कैफे बनाने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, मतलब तो लाइन। मैं खुद एक कंज्यूमर था, उनका रूटीन कस्टमर था, तो वो कैफे ओनर के साथ में इंटरेक्ट करता था हमेशा। हम्म तो हमेशा मेरे को बोलते थे कि एक चीज इधर से लानी है, एक चीज उधर से लानी है, और वो मेंटेन करना डिफिकल्ट होता था। ट्रू। तो उस वजह से उन लोगों ने तो बंद कर दिया था, लेकिन ये एक्चुअली प्रोडक्ट में तो डेफिनेटली फ्यूचर अपॉर्चुनिटी थी। तो उसको मतलब हम लोगों ने बिजनेस मॉडल सर्च करके उसको हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया, और सारे जो भी ड्रॉबैक्स थे उसको रेक्टिफाई करके हम लोगों ने खुद का यूनिट चालू किया, जो कोई वेंडर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अमेजिंग अमेजिंग। मतलब ये चीज एक बहुत अच्छा है कि आपने एक प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम को अभी
यू नो सोल्यूशन दे दिया कि लाइक किसी भी वेंडर के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, हम खुद उसे मैन्युफैक्चर करेंगे। तो ये स्टार्टिंग लेवल पे जब ये आपका फर्स्ट कैफे कहाँ पर चालू हुआ था? सर मेरा होम टाउन लातूर से है। मैं अच्छा। एजुकेशन के लिए पुणे में आया था, बट हम्म। मैंने स्टार्ट किया था लातूर से ही, ओके। बिकॉज दैट टाइम एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था। 2009 में पीवीआर रिसेंटली लॉन्च हुआ था, और हम्म वहाँ फूड कोर्ट पे स्पेस था। हम लोगों ने हम्म बहुत सारे एफर्ट्स देके वहाँ पे एक स्पेस लिया, और हम्म। पीवीआर से हम लोगों ने स्टार्ट किया। पीवीआर में एक हाँ। छोटा सा कियोस्क स्टार्ट किया था हाँ, इनिशियली। मतलब ये चीज भी आपने बहुत अच्छी सेलेक्ट की कि पीवीआर के जो क्राउड आते हैं वो ऑब्वियसली हाई टिकट साइज यू नो वहां पर यस, जाएंगे, और वही लोग हमारा प्रोडक्ट भी कंज्यूम करेंगे कि हम हमारा नॉर्मल जूस जैसा तो कुछ है नहीं जो आम रास्ते पे मिले। डेफिनेटली। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बहुत परफेक्टली आपने पोजीशन कर लिया अपने ब्रांड को कि इसके साथ ही जाना चाहिए। लकीली उस टाइम पे हो गया उधर। लेकिन फिर पीवीआर के साथ आगे का जर्नी कैसा है? मतलब अभी भी सारे पीवीआर में आपका कैफे है क्या अभी है? भी काफी पीवीआर्स में हम लोगों का ऑपरेशनल है ओ। कियोस्क, और उसके साथ में हम लोगों ने पीवीआर में लिमिटेड प्रोडक्ट के साथ हम लोगों ने चालू किया था, जो आज भी हमारे हीरो प्रोडक्ट्स है। और बाद में 6-8 महीने के बाद हम लोगों ने एक कैफे भी खोल दिया था, जो मेरे हम्म। होम टाउन का एक फर्स्ट कैफे था, और अच्छा। काफी अच्छे से उसको हम लोगों ने ऑपरेट किया, और आज भी ऑपरेट कर रहे हैं उसको। स्टार्टिंग के डेज की जर्नी जानना चाहता हूँ सर। जब स्टार्टिंग में आपने लातूर जैसे मतलब यू नो वो टीयर 3 सिटी है, तो वहां पर जब ये ऐसा कोई प्रोडक्ट लेके आए तो वो पहले 100 कस्टमर के साथ आपने कैसे डील किया? मतलब पहले तो आई थिंक उनको समझाना पड़ता रहेगा कि भाई ये है क्या। नॉर्मली तो हम्म। लाइक यू नो एक कंपटीशन भी बहुत सारा हो जाता है बाकी सारे लोकल प्रोडक्ट में, लेकिन वो पहले 100 कस्टमर के साथ आपने कैसे उनको मार्केटिंग किया, कैसे उसको एडवर्टाइजमेंट किया? सी सर, एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग डेफिनेटली इम्पोर्टेंट फैक्टर है आज की डेट में, और तभी भी था। लेकिन मैंने जैसे आपको प्रीवियसली बोला, पुणे में काफी ज्यादा वो प्रोडक्ट ऑलरेडी फेमस चल था, रहा था, तो हाँ। वो प्रोडक्ट की नीड यहाँ हर जगह पे थी। करेक्ट करेक्ट जो जैसे करेक्ट ही मैंने करेक्ट। स्टार्ट किया, टचवुड मेरा डे फर्स्ट से ही हम लोगों का बिजनेस अच्छे से ग्रो करने लगा था। राइट राइट राइट, एक तो वो था, डिमांड को हमने यहाँ पर फुलफिल कर दिया। डेफिनेटली वो अपॉर्चुनिटी जहाँ पे होती है और जो नीड है, दोनों अगर फुलफिल होता है, तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी हमेशा ओपन ही रहती है। ट्रू ट्रू ट्रू, तो आई एम श्योर फिर आपका सेकंड फिर वहां पर पूना में हुआ रहेगा। हाँ, नहीं, पहले हम लोगों ने लातूर में ही खोला। अच्छा। देन एक हम लोगों ने मॉल खुला था, फ्रोजन मॉल ओके। औरंगाबाद में। तो वहाँ पे भी हम लोगों ने एक आउटलेट स्टार्ट किया, एंड धीरे हम्म। धीरे हम लोगों ने 2014 में पूना में ऑपरेशनल चालू किया था, एक अच्छा, ये स्टोर सब हमारा। आपके खुद के ही थे पहले? हाँ, इनिशियली। अरे वाह, अरे वाह। तो आपने क्या क्या चैलेंजेस फाइंड आउट किए? मतलब अगर मैं खुद का फ्रेंचाइजी या खुद का ब्रांड के शॉप्स रखूं या कोई फ्रेंचाइजी में दे दूं, तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस डिफरेंस आ गए? मतलब आपने क्या पहले कुछ मैन्युफैक्चरिंग खुद का बना लिया सप्लाई चेन के लिए, या आप फ्रेंचाइजी को भी वही बोलोगे कि लाइक यू नो आप बाहर से ले लो? नहीं सर, जैसे मैंने आपको इनिशियली बोला कि हम लोगों ने मैंने जब स्टार्ट किया था बिजनेस, दैट हम्म। टाइम मैंने जो कैफे बहुत अच्छे से ऑपरेशनल था, हाँ उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक वही था कि प्रोडक्ट उसके पास खुद के नहीं थे, हाँ। उसको डिपेंडेंसी थी। तो वो डिपेंडेंसी हम लोगों को, मेरे को डे फर्स्ट से नहीं चाहिए था। करेक्ट। तो इसलिए मैंने पहले छोटा मशीन लेके, छोटा सेटअप करके, पहले मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करके, फिर हम लोगों ने पहला ही ऑपरेशनल आउटलेट जो तो वो किया, वो पहले से आपने सेट करके रखा था कि यहीं से होगा, राइट डेफिनेटली राइट। जीरो डिपेंडेंसी पे ही हम लोगों ने पहला आउटलेट हाँ, स्टार्ट किया वही तो था। हमारा यूएसपी है। ट्रू एग्जैक्टली सर। ट्रू ट्रू। तो फिर सभी जगह पर लातूर से ही आपका जो मैन्युफैक्चरिंग था वहीं से सब जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था? इनिशियली हम लोगों का 2014 तक उधर से ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। अच्छा। हाँ, बाद में धीरे धीरे जैसे हम लोगों ने पुणे में मूव किया, तो एक हम्म। पुणे में भी छोटा सा प्लांट हम लोगों ने ऑपरेशनल किया था। आपने उसके बाद पूना में आउटलेट ओपन किया, तो जी। पूना में भी कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की जरूरत पड़ी हाँ थी? सर, इनिशियली हम लोगों ने सोचा था कि लातूर से ही सब कुछ हम लोग कैटर कर पाएंगे, लेकिन हम्म। हम लोगों ने ये डिसीजन ठीक से नहीं लिया था। तो हाँ। बाद में हम लोगों ने डाउन द लाइन सोचा कि हम लोग लातूर से नहीं कर पाएंगे। फिर करेक्ट एक पूना में भी हम लोगों ने, जैसे लातूर में 500 स्क्वायर फीट का किया, वैसे पुणे में हम लोगों ने 1000 स्क्वायर फीट का यूनिट हम लोगों ने एस्टेब्लिश करेक्ट स्टार्ट करेक्ट किया। करेक्ट। क्योंकि मेरे ख्याल से वही ये आइसक्रीम और ये कोल्ड प्रोडक्ट्स में मेरे ख्याल से वो सप्लाई चेन में बहुत प्रॉब्लम आता रहेगा कि कैसे उसको यू नो ये एग्जैक्टली करे। आता भी है, और लेकिन क्या है, नियर टू एक्सिस इज बेटर। करेक्ट। तो उस बेसिस पे हम लोगों ने पुणे में, अगर हम लोगों को आगे चल के खुद के स्टोर खोलने हैं या फिर फ्रेंचाइजी भी देने हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली एक बैकएंड सेटअप हमेशा इंपॉर्टेंट होता है इंडस्ट्री के लिए, हम्म। या फिर हम लोग जहाँ पे भी आगे काम कर रहे हैं, उसको समझ के भी बैकएंड सेटअप इंपॉर्टेंट है, ट्रू। इसलिए हम लोगों ने पुणे में खोला। हाँ, मतलब ये बहुत अच्छा डिसीजन था कि आपने पूना में पहले ओपन कर लिया। मतलब पहले आपका मैन्युफैक्चरिंग वहां पर यूनिट आ गया, अभी आजू बाजू में भले कितने भी फ्रेंचाइजीज आ गए या खुद के ब्रांड आ गए, तो लाइक यू नो वो एक हब एंड स्पोक टाइप बन जाएगा कि भाई यस। यहीं से सब जगह पर जाएगा। तो ये हम्म। बहुत ही अच्छी स्टोरी है सर, मतलब सच में मुझे इंस्पायरिंग स्टोरी लग रही है आपकी कि लाइक यू नो थैंक यू। एक छोटे से जगह से आपने चालू करके लाइक यू नो पूना तक आए,
और वहां पर इतना एक्सपांड कर रहे हो, और एक प्रोडक्ट मतलब लाइक आज हर किसी के लाइफ में ऐसा आता है। मतलब मैं भी जब भी छोटा था मुझे कुछ कुछ चीजें अच्छी लगती थी, अभी वो दुकान बंद हो गई और वो मैंने खाना ही छोड़ दिया, मतलब लेकिन आपने वो चीज को पकड़ के रखा, मतलब राइट। ये सच में बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल है। और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उन लोगों को तो लाइक ये बहुत अच्छे आइडियाज मिलने वाले हैं कि लाइक उसी में से, मतलब वो प्रॉब्लम में से ही फाइंड आउट करके सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। पीछे रिसर्च किया आपने और उसके ऊपर आगे बढ़े, सो दिस इज रियली गुड। मुझे चैलेंजेस के बारे में जानना है सर कि अभी ये कौन से साल में आपने पूना में स्टार्ट किया था? 2014 में हम लोगों ने ओके। पुणे में स्टार्ट किया। चैलेंजेस तो लातूर में सर कभी चालू हुआ था? लातूर में 2009। ओके ओके। मतलब आज अगर हम देखें तो 15 साल हो गए, 15 साल एक इंडस्ट्री में, मतलब आपने तो अभी पूरा पीएचडी कर दिया इस चीज के तो ऊपर। ट्राई किया है, आगे भी करते रहेंगे। सीखना तो लाइफ टाइम है। ट्रू ट्रू ट्रू। तो ये पूना में जब भी हमने चालू किया तो क्या क्या चैलेंजेस आए उसके अंदर? चैलेंजेस तो डे फर्स्ट से ही हम लोग फेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हाँ, बिना चैलेंजेस का कोई अचीवमेंट नहीं होता है। और करेक्ट। इतने साल हम लोग इंडस्ट्री में है, तो डे बाय डे चैलेंजेस आते हैं, उसको हम लोग बीट करके आगे निकलते ही है। ये एक एंटरप्रेन्योर का साइन है, मतलब लाइक मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर के डे में क्या होना चाहिए, मतलब क्या क्या सेगमेंट्स होने चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज यही होती है, मतलब उसका मेजरली काम क्या होता है। तो एज एन एंटरप्रेन्योर मैं भी ये चीज लाइक शेयर करता हूँ बहुत बार कि एक एंटरप्रेन्योर को जो जो प्रॉब्लम्स आता है वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है, मतलब डेफिनेटली। ये एक ही काम है। नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग ही वही है मीनिंग ही सर। वही है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली परफेक्ट। तो थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहेंगे सर, क्या क्या चैलेंजेस आए और उसको आपने कैसे ओवरकम किया? सर एक तो पहले बेसिकली लातूर में भी हम लोगों को बहुत सारे चैलेंजेस आए। एक तो टेक्निकल उतना नॉलेज नहीं था, लेकिन हम लोगों ने समहाउ प्रोडक्ट क्रैक किया था। प्रोडक्ट बनाना था, मशीन चलाने से लेके, मशीन ऑपरेट करने से लेके, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करने से लेके, वो प्रोडक्ट हम लोग कस्टमर तक, हमारे जो भी कंज्यूमर्स है उनके वहां तक पहुंचाने तक जो भी प्रोसेस है, वो प्रोसेस सीखना इट वाज बिग चैलेंज टू अस। ट्रू। देन हम लोगों ने, मतलब सबसे बड़ा मैं आपको बताऊं चैलेंज हम लोगों के पूरे जर्नी में क्या आया। तो जब 2014 में हम लोगों ने प्लांट स्टार्ट किया था पुणे में, एक छोटी सी जगह थी 1000 स्क्वायर फीट की, लेकिन वो आई गेस बिल्डिंग का कुछ इशू था, इलीगल थी। एंड सडनली वो बिल्डिंग कोलैप्स हो गई और ओह! उसमें हम लोगों का प्लांट भी आ गया। अरे तो बाप रे! मतलब ये बहुत बड़ा बहुत सेटबैक बड़ा है। शॉकिंग था हमारे लिए, एंड उतना ही डिप्रेसिंग भी था। एक्चुअली बहुत हम्म। सारे लोग तो लाइक इतना बड़ा अगर पूरा फैक्ट्री का सेटअप अगर चला जाए तो लाइक फिर तो मेरे ख्याल से धंधा ही बंद कर देंगे। हाँ, बोल सकते हो, लेकिन बिजनेस में तो पीछे जाके कोई मतलब नहीं है। इतने हाँ, 5 साल निकाले और आगे निकालने का प्लान ही है, तो फिर करेक्ट पीछे जाके कोई मतलब ही नहीं था। करेक्ट तो करेक्ट करेक्ट उसको करेक्ट। लेके हम लोगों ने वो भी चैलेंज को बीट करते हुए आगे, फिर हम लोगों ने 1000 स्क्वायर फीट का प्लांट हम लोगों ने डायरेक्टली 7000 स्क्वायर फीट का किया। ओह ग्रेट ग्रेट। मतलब वो क्या बोलते हैं, वो एक शेर एक कदम पीछे जाता है तो जंप मारने के लिए, नहीं, तो ये करना ही आपने। पड़ता है सर कभी। ट्रू। और ये चीज हो रही है क्योंकि आपको आपके प्रोडक्ट के ऊपर कन्विक्शन है कि ये एग्जैक्टली। प्रोडक्ट चलने वाला है। और साथ में लाइक इतने रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, लाइक आपने लातूर में स्टार्ट किया, पीवीआर में स्टार्ट किया, तो लाइक वहां से जो आपको रिस्पांस मिल रहा है उसके वजह से हम यहाँ पर इतनी डबल स्पीड से आगे बढ़ पा रहे हैं। डेफिनेटली। और शायद वही रीजन है कि आज इतने लोग आप पे भरोसा कर रहे हैं कि लाइक इतने चैलेंजेस आ गए, इतनी सारी चीजें ऊपर नीचे हो गई, फिर भी आप उस चीज में लगे रहे। टचवुड सर, बिजनेस में बहुत चैलेंजेस आए, लेकिन एज आज तक हम लोगों के 70+ आउटलेट्स है हाँ। और हम लोगों के ओन आउटलेट्स है। अच्छा। वहां से हम लोगों का जर्नी हमेशा स्मूथ है। मतलब कोई हम्म हमारा फ्रेंचाइजी नाराज नहीं है, अच्छे से बिजनेस कर रहा है, बहुत सालों से हमारे साथ है, और हम लोगों के खुद हम्म। के भी आउटलेट ऑपरेशनल अच्छे से है अभी भी। अमेजिंग अमेजिंग। फ्रेंचाइजी का जर्नी कब से स्टार्ट किया आपने वैसे? फ्रेंचाइजी का सर हम लोगों ने जर्नी 2015 में स्टार्ट किया। अच्छा। 2015 में हम लोगों ने पहला आउटलेट दिया था पुणे में, और बाद में हम लोगों ने 2 साल तक आउटलेट भी नहीं दिया था। उस एक आउटलेट को हम लोगों को देख के उसके सारे नीड समझने थे, फ्रेंचाइजी की रिक्वायरमेंट समझनी थी, उसके चैलेंजेस समझने थे। क्या होता है, खुद का एक मैनेजमेंट अलग है और फ्रेंचाइजी का मैनेजमेंट अलग है। हम लोग फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, वो आउटलेट फ्रेंचाइजी ऑपरेट करेगा। तो एज अ कंपनी ओन जो आउटलेट है, हम लोग हमारे मैनेजमेंट के अंडर ऑपरेट करेंगे। ट्रू। तो एक अलग होता है चैलेंज, और फ्रेंचाइजी जब ऑपरेट करता है तो एक अलग चैलेंज होता है। तो उसको हम लोगों को सीखना था। उस बेसिस पे हम लोगों ने एक फर्स्ट फ्रेंचाइजी 2015 में दिया था, एंड जो सक्सेसफुली अभी तक वो ऑपरेशनल है फ्रेंचाइजी, और सक्सेसफुली चालू है। और उसमें से हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी, और बाद में हम लोगों ने प्लान किया कि हाँ, नाउ वी कैन एक्सपांड आवर ब्रांड। ये वही हो गया, एक लिटमस टेस्ट जैसा हो गया कि लाइक हमने पहला ब्रांड चालू किया और ऐसे ही नहीं है कि चलो एक फ्रेंचाइजी दिया तो धनाधन दूसरे 10-15 एग्जैक्टली। देते रहे। पहले उसे अच्छे से स्टडी किया, उसको आपने अच्छे से प्रॉफिटेबल बनाया, और फिर उस चीज से जो आप सीखे उसको आपने दूसरी जगह पर रेप्लिकेट डेफिनेटली किया। सर।
अमेजिंग अमेजिंग ग्रेट। और मेरे ख्याल से फिर वो 2015 से लेके आज 24 तक 9 साल में 70 आउटलेट्स आप बोल रहे हो, इट इज लाइक क्रेजी। मतलब आज मैंने और कोई ऐसा ब्रांड नहीं देखा है जो इतने शॉर्ट स्पेन में इतना अच्छा और वो भी प्रॉफिटेबल होके कर सके। टचवुड हम लोग अच्छे से कर रहे हैं और आगे और अच्छे से करेंगे। और डाउन द लाइन बहुत सारे हम लोगों ने प्रोडक्ट्स भी ऐड किए। करेक्ट। सिंगल प्रोडक्ट पे सर्वाइवल, जो मैंने आपको बताया कि हाँ। फ्रेंचाइजी को भी क्या चैलेंजेस आते हैं, सिंगल प्रोडक्ट पे सर्वाइवल थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो हम लोगों का R&D इतना स्ट्रांग है सर इंडस्ट्री में, जो हम लोगों ने जैसे आपको बोला 7,000 का प्लांट आज के डेट में हमारा 15,000 स्क्वायर फीट के भी बड़ा है हम लोगों का प्लांट आज के डेट में। तो उस बेसिस पे हम लोगों ने एडवांस मशीनरी ऐड की है। जो जो प्रोडक्ट का ट्रेंड चलता है वो अडॉप्ट करते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं, जो कुछ प्रोडक्ट्स मेनू में ऐसा होता है, मैं नहीं बोल रहा सर कि मेरे 100% प्रोडक्ट जो है वो सारे अच्छे से ही चलते हैं। कुछ हम लोग R&D करके प्रोडक्ट इनिशिएट लॉन्च करते हैं, लेकिन Correct. कुछ नहीं चलते, उसको हम लोग एलिमिनेट करके और अच्छे से हम लोग ग्रो करते हैं। तो हम लोग हम्म। हमेशा सीखते रहते हैं मार्केट की नीड क्या है और मार्केट की नीड कैसे फुलफिल करनी है, और मेरा Correct. फ्रेंचाइजी कब तक आगे चलते रहेगा मेरे साथ। करेक्ट। मेरे को नहीं है कि मेरे को ऐसा नहीं है ये मेरा फ्रेंचाइजी है, ये चल रहा है और मेरे को दूसरे के ऊपर से एक्सपेक्टेशन है, मैं बेचते रहूंगा। मेरा ये जो एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजी है वो मेरे साथ कब तक लंबा चलेगा। ट्रू। हाँ, ये मेरे लिए सबसे अचीवमेंट वाला पॉइंट होता है। हाँ, मेन वही है। आज बहुत सारे ब्रांड को मैंने देखा है फटाफट फटाफट फ्रेंचाइजी ओपन कर लेते हैं, लेकिन बंद भी, मतलब आगे Exactly. नंबर बढ़ते जाते हैं और पीछे के नंबर घटते जाते हैं। बहुत बड़ा ड्रॉबैक है सर इंडस्ट्री का, लेकिन हम लोग कोई नहीं होते कमेंट करने वाले। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नहीं, ये बहुत अच्छी चीज है कि हमें उनको साथ लेके चलना है। और एंड अब तक आपके अगर फर्स्ट फ्रेंचाइजी भी इतने सालों के बाद, 15 साल के बाद भी आपके साथ है, तो लाइक इट इज रियली कमेंडेबल सर। बहुत अच्छा काम Thank कर you, रहे हो sir. आप। तो मुझे खाली जानना था सर, अभी आप बीच में ये बोल रहे थे कि हमने प्रोडक्ट्स में भी कुछ चेंज किए, तो लाइक Yes. खाली हम सिर्फ ये थिक शेक्स और ये सारी चीजों में ही है या कुछ और भी उसमें हमने हमारे कैफे में मिलता है? सर बहुत सारी प्रोडक्ट्स हम लोगों ने ऐड किए। डाउन द लाइन मार्केट का जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आता है उसके हिसाब से हम हाँ। लोग चेंजेस करते रहते हैं। स्टार्टिंग तो हम लोगों ने सिर्फ चॉकलेट थिक शेक्स से स्टार्ट किया था, जो काफी यूनिक प्रोडक्ट है। आज के डेट में वो हीरो प्रोडक्ट है हमारा। True. लेकिन बाद में हम लोगों ने एक कॉफी के ऊपर R&D की, एक यूनिक कॉफी बनाई। जो मार्केट में कॉफी बनाने के लिए बहुत सारी चीजें लगती है सर आज के डेट में। आपको दूध लेना है, आइस क्यूब लेने हैं, कॉफी लेना है, कॉफी पाउडर लेना है, फिर आपको शुगर लेनी है, वो सारा ब्लेंड करना है, प्रोपोर्शन ठीक से होते हैं नहीं होते हैं, शेफ के ऊपर डिपेंडेंसी आती है, कभी रॉ मटेरियल होता है नहीं होता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने पहले एनालिसिस की। हमारे फ्रेंचाइजी के साथ जो भी हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स है, उनको हम लोग हर चीज में इन्वॉल्व करते हैं। उनका हम लोग सजेशंस लेते हैं कि मार्केट की हम लोगों के आउटलेट जो है वहां पे भी इंटरेक्शन होता है कंज्यूमर के साथ, और फ्रेंचाइजी भी इंटरेक्शन करते हैं कंज्यूमर की नीड के हिसाब से। और बेसिकली हम लोगों को जो भी मॉडल बनाना था, एक शेफलेस बनाना है, एरर फ्री बनाना है और इजी टू सर्विंग बनाना है। जो मेरा प्रोडक्ट है मेरे फ्रेंचाइजी तक पहुंचेगा या मेरे खुद के आउटलेट में भी पहुंचेगा, तो उसके लिए प्रोसेस ओरिएंटेशन बहुत मिनिमम होनी चाहिए। करेक्ट। तो इसके ऊपर स्टडी करके हम लोगों ने कॉफी बनाया, जो उसको सिर्फ पूरा रेडी कॉफी है सर हमारा। यू जस्ट नीड टू ब्लेंड इट एंड सर्व इट। मैं भी आपको वही पूछने वाला था कि इतनी सारी आउटलेट्स हैं, आप बोल रहे हो कि हमने ये भी ऐड किया, ये भी ऐड किया, ये भी ऐड किया, तो मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा एक चैलेंज होगा ना कि हर आउटलेट पे टेस्ट सेम रहे। राइट। तो वो चीज कैसे होगा फिर? उस बेसिस पे ही मैंने आपको जैसे बताया सर कि हम लोग जो हम ready लोगों का है। फैक्ट्री का जो प्रोसेस है और हाँ। R&D है बहुत स्ट्रांग है। ओके। तो उसमें हम लोगों ने बहुत सारे ट्रायल्स लेते हैं। जो भी प्रोडक्ट इम्प्लीमेंट करना है उसको हम लोग पहले ट्रायल फेज में लेते हैं। उस बेसिस पे हम लोगों ने एक कॉफी इन्वेंट किया है जो काफी अच्छा है, थोड़ा थिकनेस में अच्छा होता है, टेस्ट में अच्छा है और समथिंग इज डिफरेंट। और बाकी के भी शेक्स भी बहुत सारे हम लोगों ने ऐड किए, आइसक्रीम्स ऐड किए, जैसे जैसे प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट होती है मार्केट से। तो इसमें जो आप बता रहे थे कि शेफलेस वगैरह रहता है, तो इसमें क्या प्रॉपर प्रोपोर्शनेट आप फैक्ट्री से बना कर देते हो? एग्जैक्टली। ओके। हम लोगों का डायरेक्टली रेडी ही जाता है। मतलब कोई भी पर्सन। हाँ, थॉ करना है, ब्लेंड करना है, सर्व करना है, इजी, ओनली 3 स्टेप्स। एक्चुअली यस, मतलब मैं ये चीज पे ही इम्प्रेस्ड हो गया एकदम कि भाई मुझे हर जगह पर सेम टेस्ट मिलेगा, और टेस्ट मेंटेन करने के लिए आप सारी चीजें रेडी करके दे रहे हो। मतलब वहां पर कोई एक कॉलेज का स्टूडेंट रहेगा, वो उसको भी आप वो बना कर दे सकता नहीं है। एग्जैक्टली, आपने बहुत सही पॉइंट पकड़ा सर। मतलब जो सेंट्रलाइज यूएसपी होता है ब्रांड का, वो सारे आउटलेट्स पे टेस्ट एक होना चाहिए। वो हम लोग पहले से ही मतलब मेंटली प्रिपेयर थे कि हम लोगों का टेस्ट में वेरिएशन नहीं होना चाहिए। जैसे मैं खुद भी एक 2009 में कंज्यूमर था। मैं वही बता रहा था कि आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है वो। एग्जैक्टली। तो वो चीज को लेके एक्सपीरियंस करके क्या अच्छा कर सकते हैं, ट्राई करते हैं सर हम। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नहीं, बहुत अच्छा है सर ये। मैं खुद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ अभी आपके ये जर्नी में आपके साथ मिलने के लिए। थैंक यू सर। सर मुझे खाली जस्ट ये जानना है कि अगर हमारे व्यूअर में से किसी को अगर आपके साथ
फ्रेंचाइजी के लिए जाना है तो क्या क्या मिनिमम चीजें होती है उनके पास, कितने एरिया में वो चालू कर सकते हैं, या लाइक इन्वेस्टमेंट के क्या ऑप्शंस है, क्या मॉडल्स हैं आपके, उसके बारे में? सर डेफिनेटली डिपेंड होता है, मतलब जिसको फ्रेंचाइज इंडस्ट्री में दो टाइप के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है लेकिन फ्रेंचाइजी नहीं लेना है, तो उनको सारा डिपेंडेंसी के ऊपर चलना पड़ेगा। और जिनको फ्रेंचाइजी लेता है उनका विजन क्लियर रहता है। मैं तो बोलूंगा फ्रेंचाइजी लेने के लिए सारी चीजें जो इम्पोर्टेंट होती है, एक तो आप पहले ब्रांड देखो, उसका पास्ट एक्सपीरियंस देखो, उसके पास कैपेबिलिटी क्या है, वो ब्रांड खुद किसी के ऊपर डिपेंडेंट है क्या, करेक्ट। उसमें प्रोडक्ट क्या देते हैं, मार्जिन्स क्या देते हैं, ऑपरेशंस में सपोर्ट क्या करते हैं, मार्केटिंग में सपोर्ट क्या करते हैं, जो चीजें कमिट करते हैं वो फुलफिल करते हैं नहीं करते हैं, ये सारी चीजें पास फ्रेंचाइजी उनको जो उनका प्रेजेंस है। आज के डेट में ऑपरेशनल आउटलेट कितने हैं उनके, मतलब बंद भी बहुत सारे आउटलेट्स होते हैं, ये सारा स्टडी करना चाहिए। और बिजनेस करने के लिए लाइक ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और फ्रेंचाइजी इंडस्ट्री में ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। अगर सपोज करो सर मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं आपका ब्रांड का फ्रेंचाइजी चालू करूं, अगर मैंने सोच ही लिया कि मुझे कैफे में चालू करना है, और मेरे कंपैरिजन में आपके अलावा दूसरा भी बहुत सारे ब्रांड रहेंगे जो सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो कौन सी ऐसी चीज रहेगी जो मुझे देखनी चाहिए कि मतलब जिसमें आप बेहतर हो या कोई और बेहतर है? सी सर, उसी पॉइंट पे मैं आपको बोलता हूँ कि मतलब इंडस्ट्री में जो होता है, आप पहले फ्रेंचाइजी किस चीज की करना चाहते हो, और जो भी ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो उसका मतलब एक्सपीरियंस क्या है, वो किसी के ऊपर खुद ब्रांड भी डिपेंडेंट है क्या नहीं, उसका खुद का प्रोडक्शन है नहीं। सेकेंडरी होता है कि इस केस में हम लोगों ने बहुत सारा स्टडी किया है, मैंने बहुत सारे ब्रांड देखे कि सारे ब्रांड डिपेंडेंट है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, कुछ नहीं, मार्केटिंग करके वो सारे फ्रेंचाइजी बेच देते, लेकिन बैकएंड में कुछ नहीं बनाते। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते सर, हम लोग पहले खुद का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, जैसे मैंने आपको बोला, बहुत स्ट्रांग है, R&D खुद की होती है, हमारी प्रोडक्ट खुद के है। हम लोगों का जो भी फ्रेंचाइजी है उसको 0% डिपेंडेंसी है कि उसको मार्केट से कुछ लेना है, जो भी चीजें हम लोग प्रोवाइड करते हैं फ्रेंचाइजी को, ये हम लोगों का भी यूएसपी है। वैसे ही कोई फ्रेंचाइजी लेना चाहता है तो ये सारी चीजें उसको देखनी चाहिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और मेरे ख्याल से इसका बेनिफिट मिलता रहेगा कि वो फ्रेंचाइजी ओनर को कि वो अलग अलग जगह पर नहीं जाना है, तो उसको प्राइस भी वो जो बोलते हैं कि वो कॉस्टिंग उसके लिए बहुत कम हो जाता रहेगा। एक फैक्टर है सर कॉस्टिंग, डेफिनेटली कॉस्टिंग थोड़ा बहुत एडजस्ट हो सकता है, लेकिन फ्रेंचाइजी क्यों लेना है सर? फ्रेंचाइजी इसलिए लेना है कि उसको मतलब रेडी मॉडल चलाना है। ट्रू। अगर उसको बहुत सारी चीजें बहुत सारी जगह से लेनी है, डिपेंडेंसी बढ़ती है, तो वो खुद का ही ब्रांड क्यों ना बनाए, या खुद का ही आउटलेट क्यों ना चलाए? सही है सही है। तो फ्रेंचाइजी का मीनिंग ही है ये सर, उसको 100% सपोर्ट मिले, जो भी प्रोडक्ट का एश्योरेंस है वो उसके पास अच्छे से पहुंचे, और वो प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचे। ट्रू ट्रू ट्रू, एब्सोल्युटली। तो सर क्या क्या मॉडल्स है और क्या इन्वेस्टमेंट लगेगा हमें अगर आपका फ्रेंचाइजी चालू करना हो तो? सर हम लोगों ने अभी मतलब फुल फ्लेज कैफे मॉडल हम लोग ऑपरेट करते थे, लेकिन हम लोगों ने अभी एक रिसेंटली मल्टी शेक मॉडल भी लॉन्च किया है, जो सिर्फ ब्रेवरेज को लेके प्रोडक्ट सेंट्रिक है, जो उसमें हम लोग ब्रेवरेज से ही डील करते हैं। और फुल फ्लेज कैफे मॉडल के लिए हम लोगों ने ब्रेवरेज प्लस ईटरीज दोनों ऐड किया हुआ है। okay. तो ब्रेवरेज के लिए जो मॉडल है हम लोगों का, वो अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 लाख का मॉडल है, और जो ईटरीज वाला है उसमें अप्रोक्सीमेटली 15 to 17 लाख का इन्वेस्टमेंट जाता है। हम लोगों के मॉडल में एक अच्छी चीज है, हम लोग जो भी चीज है वो पूरा 100% ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। सपोज मेरा कोई फ्रेंचाइजी ले रहा है तो उसको एक ट्रांसपेरेंसी चाहिए, मैं पैसे किस चीज के दे रहा हूँ, या भी जो भी डील कर रहा हूँ ब्रांड के साथ उसको पता होना चाहिए, छोटी सी छोटी चीज, बिकॉज वो भी फिनेंशियली एक ब्रांड को देख के इन्वेस्टमेंट कर रहा है। Correct. उसका कहीं पे 1 रुपया इधर उधर नहीं होना चाहिए। Correct. तो वो पूरा हम लोग टेक केयर करके A to Z इन्वेस्टमेंट ट्रांसपेरेंट रखते हैं। नहीं, वो बहुत अच्छी चीज है, और वो अगर ट्रांसपेरेंसी रहेगा तभी ही आप में भरोसा और आगे बढ़ेगा। देयर आर सो मेनी कैफेज आई हैव सीन, जब मेरे तो व्यूअर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कैफे चालू करना चाहते हैं या किसी का ऑलरेडी चल रहा है, तो उनका वो ब्रांड के साथ ही ये चीज में रहता है, अनबन रहता है कि लाइक नहीं, मैं आपसे ये एक्सपेक्टेशन करता हूँ और वो आप फुलफिल नहीं कर रहे हो, या लाइक इसका कॉस्टिंग आपने ज्यादा ले लिया। तो आपने ये चीज बहुत अच्छी बताई कि एक सारी चीजें ट्रांसपेरेंट है, जिससे लाइक आपका ट्रस्ट मिल जाएगा, ट्रस्ट रहेगा तभी धंधा करने में, काम करने में मजा आएगा। दोनों एक साथ तभी आगे चल पाएंगे। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। रिलेशन हो गया या बिजनेस हो गया, एक ही चीज है, ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बहुत सारा रिसर्च करके मार्केट की नीड के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने ऐसे ब्रेवरेजेस के सेगमेंट डेवलप किए, जो मतलब बहुत सारे ब्रांड सिंगल ब्रेवरेज, जैसे मैं खुद भी एक ब्रांड था और मैं खुद एक सिंगल प्रोडक्ट को लेके स्टार्ट किया था, लेकिन डाउन द लाइन में कुछ समझ में आया कि सिंगल प्रोडक्ट तक सर्वाइवल कहाँ है और मेरा भी फ्रेंचाइजी कब तक चलेगा।
हम लोग नेचुरल आइसक्रीम नहीं है जो उनका हम्म, प्रोडक्ट जो है सिंगल प्रोडक्ट के लेके वो कंटिन्यू चालू ही रहते हैं और चालू ही रहेंगे ऑफ कोर्स। तो हम लोगों को कुछ तो चेंजेस करने थे, जैसे मार्केट की डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को भी चेंज होना पड़ता है। करेक्ट। तो हम लोगों ने सेगमेंट बनाए सर। सेगमेंट में हम लोगों ने पहले जो चॉकलेट का था उसको अच्छे से और डेवलप किया। उसके बाद में रिक्वायरमेंट थी, जैसे मैंने आपको बोला कॉफी हमारा एक यूएसपी बनाया हम लोगों ने। वो कॉफी को भी अच्छे से डेवलप करके उसका एक अच्छे से सेगमेंट बनाया, जो कॉफी का काफी अच्छा डिमांड रहता है मार्केट में, कोल्ड कॉफी का। देन हम लोगों ने शेक्स का भी डिमांड काफी आ रहा था। मैं कुछ ब्रांड्स के नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो सिर्फ शेक्स बेचते हैं और वो 25-30 लाख का इन्वेस्टमेंट लेते हैं, जो कि उतना वर्थ नहीं है कोई भी इन्वेस्टर के लिए। तो हम लोगों ने बहुत सारा वैरायटीज ऐड किया, शेक्स का, आइसक्रीम्स का। ये सारा प्रोडक्ट रेंज हम लोगों ने ब्रेवरेज में एज ए एक्सपर्टी हम लोगों ने डेवलप करके एक ही ब्रांड में बहुत सारा एक्सपर्टी वाला बेवरेज ऐड किया है। नहीं, वो बहुत अच्छी चीज है, और जितने ऐसे सेगमेंट ज्यादा रहेंगे उतना एक फ्रेंचाइजी को कमाने का मौका ज्यादा मिलेगा। Definitely. मतलब मैं खाली एक ही प्रोडक्ट में नहीं हूँ, मेरे पास ये भी है, क्योंकि हर एरिया में लोग अलग रहेंगे, टेस्ट अलग रहेगा, मतलब लोगों को डिमांड अलग रहेगी। एज ग्रुप इज आल्सो मैटर्स अ ट्रू लॉट। ट्रू ट्रू। अच्छा, एक अच्छा बेहतर लोकेशन कैसे सिलेक्ट करें? मतलब उसमें क्या क्या चीज देखनी चाहिए? मतलब अगर आज मुझे कैफे चालू करना है तो क्या वो टिक मार्क्स होने चाहिए लोकेशन फ्रैंकली के सर लिए? लोकेशन तो इम्पोर्टेंट होता है। जनरली हाई फुटफॉल एरिया हम लोग प्रेफर करते हैं। ओके। हम लोगों का जो ब्रेवरेज वाला मॉडल है उसके लिए हम लोग छोटा भी शॉप रहेगा, लेकिन हाई फुटफॉल कहाँ पे है, पब्लिक कैसा आता है वहाँ पे, क्राउड अच्छा है नहीं है, नियर बाय कॉलेजेस है क्या, नियर बाय एक्सिस है, रोड एक्सिस है, फ्रंटेज अच्छा है। तो उसके बहुत सारे टर्म्स होते हैं, उस टर्म्स को लेके हम लोग फाइनलाइज करते हैं। उसके लिए हम लोगों की स्पेशलाइज टीम भी है। हम लोग एंड टू एंड सपोर्ट भी करते हैं फ्रेंचाइजी को। अगर किसी को लोकेशन में हेल्प चाहिए करेक्ट। तो हम लोग लोकेशन शॉर्टलिस्ट में भी हेल्प करते हैं। वो सारे टर्म्स हम लोग पहले ही प्रोवाइड करते हैं फ्रेंचाइजीज को, ऐसा लोकेशन हम लोग होना देखते हैं। चाहिए। यस। और मैं आपको यही चीज पूछने वाला था कि जो आपने बताया कि वो इन्वेस्टमेंट 15-17 लाख का है या 8-9 लाख का जो भी आपका मॉडल है, तो वो मॉडल की मतलब वो कॉस्टिंग के अंदर सारी चीजें आ ए जाएगी? टू जेड है सर, ओके। इंक्लूडिंग आपका इंटीरियर, इंक्लूडिंग आपका किचन सेटअप, इंक्लूडिंग आपका पूरा एंड टू एंड जो भी प्रोसेस होता है, मार्केटिंग से लेके, सॉफ्टवेयर से लेके, किचन इक्विपमेंट से लेके, हम लोग जो फ्रेंचाइजी फी चार्ज करते हैं, ये सारा हम लोग उसमें ही कवर करते हैं। 1 रुपया भी उसके मतलब आगे नहीं जाता है डेफिनेटली। और ये सारा ट्रांसपेरेंट होता है। कंपनी एज अ अपफ्रंट कुछ नहीं लेता है। हम लोगों ने स्टैंडर्ड प्रोसीजर रखा है उसका भी। उसमें जब भी आउटलेट फाइनल होता है, साइन अप होता है, उसके बाद में हम लोग एक मतलब हम लोगों का एक आर्किटेक्ट टीम है, वो इंटरेक्ट करते हैं, उनको प्लान्स जाते हैं, 3D जाते हैं, तो एक साइमल्टेनियसली एक प्रोसेस स्मूथ कराते हैं हम लोग। ये सारी चीजें नहीं, रखते वो हैं। हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी आज नया फ्रेंचाइजी नया कैफे चालू कर रहा है तो उनको डे वन पे तो नहीं पता होगा कि क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो सारी चीजें आपके साइड से मिल रही है तो कहीं ना कहीं वो एक उनको सपोर्ट करेगा आगे बढ़ने के लिए। उस चीज के लिए इम्पोर्टेंट क्या है सर, टीम होना इम्पोर्टेंट है। हाँ। बहुत सारे ब्रांड्स क्या करते हैं, मतलब देते हैं लेकिन सपोर्ट कुछ नहीं देते बैकएंड में। अभी हम लोगों ने फ्रेंचाइजी दे दिया, अभी आप देख लो, आप बना लो ऐसा। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोगों का मतलब एवरी सेगमेंट के लिए टीम है। जब भी फ्रेंचाइजी साइन अप होता है तो उस टाइम पे हम लोगों का ऑपरेशनल टीम, आर्किटेक्ट टीम इंटरेक्ट करता है। उसके बाद में इन बिटवीन हम लोगों का जो भी ऑपरेशनल टीम है वहां पे विजिट करता है, काम जो भी चल रहा है प्रोग्रेस लेता है, उनके साथ इंटरेक्ट करता है, वीडियो कॉल्स होते हैं, जूम कॉल्स होते हैं। ये सारा प्रोसेस हम लोगों ने सेट किया है। फ्रेंचाइजी डे फर्स्ट से मतलब मैंने बहुत सारे एग्जांपल देखे, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं मैंने फ्रेंचाइजी क्यों ली। ये सारी चीजें हम लोगों ने सब एलिमिनेट करके हम लोगों ने प्रोसीजर जो बहुत स्मूथ बनाया। मतलब हम एक तो ऑपरेशंस जैसे ही चालू होते हैं, साइन अप होता है, इंटीरियर का वर्क जैसे ही खत्म होता है उसमें भी हम लोग पूरा हेल्प करते हैं। और उसके बाद में भी जो होता है, मेरी मार्केटिंग की टीम है डेडिकेटेड। हम लोग सोशल मीडिया एजेंसी हायर की है हम लोगों ने, वो पूरा सपोर्ट फ्रेंचाइजी को होता है। मार्केटिंग टीम जाती है डे फर्स्ट से। ऑपरेशंस एज अ कंपनी के ही जो एम्प्लॉयज है, कंपनी की जो टीम है वही हैंडल करती है। मतलब फ्रेंचाइजी को इसको पूरा स्मूथ करके देना, ये ब्रांड का काम है। वो पूरा नेक तरीके से हम लोग कंप्लीट करते हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। मतलब ये सारी चीज़ों में कैसा होता है कि आप एक्सपर्ट हो, हम नहीं है, तो हमारे लिए वही होता है कि आप सपोर्ट कर दो, एक बार चलने लगेगा फिर हम आगे चला लेंगे। सीख के हम लोग बन रहे सर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नहीं नहीं, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। बहुत अच्छा लगा सर आपके बारे में इतना डिटेल में जान करके। एक लास्ट चीज़ मैं पूछना चाहूँगा सर, आपके लाइफ के स्ट्रगल के बारे में।
एक वो होता है ना, आइसबर्ग होता है, हमें ऊपर की चीजें तो दिख रही है कि आज आपकी 70 ब्रांचेस हो गई है, 70 आउटलेट्स चल रहे हैं, इतना अच्छा आपके प्रोडक्ट का डिमांड है, लेकिन नीचे का किसी को नहीं पता होता है कि कितने ज्यादा पेन, कितनी ज्यादा तकलीफें आपने सहन की है। तो अगर आप पॉइंट वाइज आप थोड़ा डिटेल में बता सको कि पूरे जर्नी में क्या क्या बड़े बड़े स्ट्रगल्स आपने देखे हैं जो शायद आम जनता को नहीं पता रहते हैं। डेफिनेटली सर, ब्रांड बनाना इटसेल्फ इज वेरी ह्यूज टास्क एंड बिग चैलेंज। तो डे फर्स्ट से, इनफैक्ट जब हम लोगों ने प्लान भी किया था, मैंने जब प्लान किया कि मेरे को ये बिजनेस स्टार्ट करना है, और मैंने पहले ही चैलेंजेस देखे हुए थे कि जो मेरा आउटलेट मेरे आंखों के सामने बंद पड़ा है, तो मेरे को भी क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। डे फर्स्ट से मशीन्स लेने से लेके रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट से बाकी जो भी चीजें आगे करनी है, वो सारी चीजें तभी से चैलेंजेस स्टार्ट हुए थे। फिर मैं खुद, जब मेरा पहला आउटलेट था, मैं दिन रात मेरे आउटलेट पे रुक के कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करके उनका फीडबैक लेके, ये सारी चीजें मैंने पहले खुद सीखी है। तो वो सारी चीजें आज हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर मैंने जैसे और एक बोला इंसिडेंट आपको कि मैंने पुणे में एक प्लांट शिफ्ट किया, हम लोगों ने शिफ्ट नहीं किया, एक प्लांट बनाया हम लोगों ने, तो वहां पे भी डायरेक्टली बिल्डिंग ही गिर गई, उसमें मेरा प्लांट आ गया। तो ये सारे बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस है। R&D में भी बहुत एफर्ट्स देने पड़ते हैं सर। फ्रेंचाइजी को सर्वाइवल के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐड करने पड़ते हैं, तो उसमें प्रोडक्ट्स क्या ऐड करने हैं, टेस्ट कैसे होने चाहिए, मतलब कंज्यूमर को एक अडॉप्शन होना चाहिए। मेरा फ्रेंचाइजी तो बेचने वाला है, लेकिन मेरा जो आगे प्रोडक्ट खाने वाला है वो मेरा कंज्यूमर है। वो कंज्यूमर मेरा जब खुश रहेगा, तब मेरा फ्रेंचाइजी खुश रहेगा, तब मैं खुश रहूंगा। तो सर मैंने ये सुना है कि जस्ट अभी मैं रिसर्च कर रहा था, तो मैंने थोड़ा ये सुना है कि कोई भी अगर पर्सन इन्वेस्ट करता है, तो अगर मैं आज कहीं इन्वेस्ट भी करूं तो 12-15% चलो बिजनेस से रिटर्न आ जाए, वो एक सफिशिएंट अमाउंट है। लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि फूड इंडस्ट्री में 25-30% तक रिटर्न आते हैं। तो क्या ये सच है? मतलब इतना कमा सकते हैं कोई फ्रेंचाइजी? सर सच बोल के अगर देखा जाए तो बहुत सारे ब्रांड बोलते हैं कि 25% देते हैं, 30% देते हैं, लेकिन हम लोग एक्चुअली में देते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स नहीं देते। तो उसमें मतलब बहुत सारे पॉजिटिव चीजें भी है। एक तो खुद का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, हम लोगों का प्राइसिंग पॉइंट भी हम लोगों ने बहुत स्टैंडर्डाइज और कंज्यूमर को अफोर्डेबल हो ऐसा रखा है। तो उस बेसिस से हम लोग 30-35% तक भी हम लोगों का नेट मार्जिन जाता है फ्रेंचाइजीज का कहीं कहीं पे। अच्छा, ये 30-35% तो मतलब बहुत ही अच्छा हो गया। तो इसमें एक तो हमारा कॉस्टिंग हो गया कि जो हमें फूड के लिए देना पड़ेगा, लेकिन एक चीज मैं ये जानना चाहूंगा कि अगेन कैफे ओनर को किस तरीके से और अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना चाहिए। ऑब्वियसली ये मैं आपके पास से जो प्रोडक्ट लेना है उसमें तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन और क्या क्या चीजें हैं जो उनको ध्यान रखनी पड़ेगी कैफे को और प्रॉफिटेबल बनाने के लिए? कैफे हम लोगों का, हम लोगों का जो फ्रेंचाइजी है हमारा पार्टनर ही है, तो हम लोगों ने एक डेडिकेटेड मार्केटिंग टीम रखी है। कैफे को उतना ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज एज अ ब्रांड हम लोग वो सारी चीजें टेक केयर करते हैं। जो जैसे मैंने आपको बताया कि अप्रोक्सीमेटली 15-17 लाख रुपए का हम लोगों का टोटल इन्वेस्टमेंट है, उसमें हम लोगों ने एक मार्केटिंग पैकेज भी बना के रखा है। अच्छा। हाँ, जो अगले मतलब जब भी कैफे स्टार्ट होने वाला है उसके 8 दिन से पहले हम लोग मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं, और अगले 6 महीने तक हम लोग मार्केटिंग करते ही रहते हैं। जो डिफरेंट डिफरेंट वेज में मार्केटिंग होती है, कई प्रोडक्ट पे ऑफर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है, कुछ स्पेशल डेज होते हैं। अभी जैसे वुमेन्स डे आने वाला है, तो हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स हम लोग फ्री रखते हैं वुमेन्स के लिए। तो ऐसे बहुत सारे कैंपेन्स हम लोग कंटिन्यू रन करते हैं सर। अमेजिंग अमेजिंग। या हाँ, ये एक अच्छा बेनिफिट है फ्रेंचाइजी के लिए। ये जनरली कोई ब्रांड इतना सपोर्ट नहीं करता है मार्केट में। ट्रू ट्रू। अमेजिंग सर। एक लास्ट एक टिप, एक सजेशन, जो आपके जैसे कोई यंग एंटरप्रेन्योर है जो अपना बिजनेस चालू करना चाहते हैं, बहुत बार उनके बिजनेस में, भले वो कैफे का बिजनेस हो या किसी भी तरीके का बिजनेस वो चालू करना चाहते हैं, तो कौन सी ऐसी एक आप उनको अपनी लाइफ लर्निंग देना चाहोगे जो उनको अपना बिजनेस या अपने जो भी सपने हैं उनको साकार करने के लिए यूजफुल हो? सर किसी को अगर मैं बोलता हूँ, किसी को जॉब करना है या बिजनेस करना है, ये दो चैलेंजेस हमेशा एक इनिशियल यंग स्टेज में कोई भी फेस करता है। लेकिन जिसको भी बिजनेस करना है उसको मैं सजेस्ट कराऊंगा कि जो भी उसका प्लान है वो छोड़े ना, वो बस डटे रहे। डेफिनेटली एक ना एक दिन ऐसे आता है कि वो पिक कर जाता है। ट्रू ट्रू। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। ये मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट लर्निंग है ये हर किसी यंग एंटरप्रेन्योर के लिए। पेशेंस रखना है और डटे रहना है कि आज जल्दी क्विकली हम अगर आज हमने कुछ चीज डाली और फ्रूट तुरंत तो नहीं निकलने वाले हैं। तो एक ये चीज है, पेशेंस रखना है और हमारे प्लान पे भरोसा रखना है। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और 100% हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं,
अगर हमें कनेक्ट करना है आपसे तो मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स और आपकी सारी लिंक्स वगैरह नीचे दे दूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हम एक लाइव सेशन रखेंगे सर संडे, जहां पर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा, हम सर के साथ इंस्टा या तो यूट्यूब लाइव पे आकर ये सारे क्वेश्चंस को एड्रेस कर लेंगे। डेफिनेटली, थैंक यू। थैंक यू। तेरे सारे रंग छोड़ के तेरा मैं सब छोड़ के इश्क नहीं करना नाप तोल तेरा